नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंडियन रेलवेज के एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो रोज हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम शायद ही उस पर ध्यान देते हैं। आपने ट्रेन के इंजन्स पर कुछ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स लिखे देखे होंगे, राइट? दरअसल ये कोड्स अपने आप में एक खुफिया भाषा हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और इन लोकोमोटिव कोड्स के पीछे छिपे इतिहास और तकनीक को डिकोड करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए इतिहास के एक आम मिथक को चुनौती देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में पहली ट्रेन आखिर कब चली थी, तो शायद आपका तुरंत जवाब होगा 1853, वो मशहूर पैसेंजर ट्रेन जो बॉम्बे से ठाणे के बीच दौड़ी थी, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरा सच नहीं है? दरअसल सच्चाई ये है कि भारत की सबसे पहली ट्रेन 22 दिसंबर 1851 को ही पटरियों पर उतर चुकी थी। ये बंगाल सैपर्स द्वारा चलाई गई एक गुड्स ट्रेन थी जिसका नाम था थॉमसन। अब ये ट्रेन कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, बल्कि रूड़की से पिरान कालियर के बीच गंगा कनाल प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री ढोने का काम करती थी। एकदम प्योर इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। और इस पहली ट्रेन की कहानी का सबसे हैरतअंगेज आंकड़ा जानते हैं क्या है? वो है सिर्फ 9। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम से मंगवाया गया ये भारी भरकम स्टीम इंजन लगातार सिर्फ 9 महीने ही काम कर सका। फिर 1852 में इस इंजन में भयानक आग लग गई और इसका सफर हमेशा के लिए वहीं खत्म हो गया। पर एक बात तो तय थी, इंडियन रेलवेज की नींव अब रखी जा चुकी थी। तो आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डाल लेते हैं। हम शुरू करेंगे द फर्स्ट फॉरगॉटन ट्रेन से, फिर क्रैकिंग द लोकोमोटिव कोड, उसके बाद द एरा ऑफ स्टीम, डीजल पावर टेक्स ओवर, द इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन, और आखिर में देखेंगे प्रिजर्विंग रेलवे हेरिटेज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द फर्स्ट फॉरगॉटन ट्रेन। भारत में रेलवेज के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात करें तो उस वक्त अलग अलग रेलवे कंपनियां अपने हिसाब से इंजन्स मंगवाती थीं। कोई ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, कोई जर्मन से, तो कोई अमेरिका से। इसका नतीजा क्या हुआ? पटरियों पर अलग अलग डिजाइन्स का एक मेला सा लग गया। हर कंपनी का अपना डिजाइन, अपना स्टैंडर्ड। अब आप खुद सोचिए, इस विविधता ने आगे चलकर मेंटेनेंस और ऑपरेशंस में कितनी बड़ी समस्या पैदा कर दी होगी। और यहीं से स्टैंडर्डाइजेशन यानी एक समांतर नियम और कोड बनाने की सख्त जरूरत महसूस हुई। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है क्रैकिंग द लोकोमोटिव कोड। अब आते हैं उस सीक्रेट लैंग्वेज पर। किसी भी आधुनिक इंजन पर लिखे 4 या 5 अक्षरों के कोड में जो सबसे पहला अक्षर होता है वो हमेशा ट्रैक गेज यानी पटरियों के बीच की चौड़ाई दर्शाता है। जैसे अगर इंजन पर बड़ा सा W लिखा है तो उसका मतलब है वाइड या ब्रॉड गेज। अगर Y है तो उसका मतलब यार्ड या मीटर गेज है। और वहीं Z या N नैरो गेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में देखते हैं। चलिए इस पूरे सिंटैक्स को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक इंजन खड़ा है जिस पर लिखा है WDM-3A। इसे डिकोड करें। पहला अक्षर W जैसा हमने अभी जाना, यानी ब्रॉड गेज। दूसरा अक्षर D बताता है कि इंजन डीजल पावर से चलता है। तीसरा अक्षर M का मतलब है मिक्स्ड, यानी ये मल्टी टैलेंटेड है, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन दोनों खींच सकता है। अब आते हैं नंबर्स पर। 2002 के बाद आई नई नेमिंग स्कीम के मुताबिक आखिरी हिस्सा हॉर्स पावर बताता है। 3 का मतलब हुआ 3000 और A का मतलब है उसमें 100 और जोड़ दीजिए, तो लीजिए बन गया 3100 हॉर्स पावर का एक बेहद शक्तिशाली इंजन। अब इन कोड्स के प्रैक्टिकली दिखने वाले फर्क को देखते हैं। एक तरफ है WAP5 और दूसरी तरफ WDG4। यहाँ मुख्य फर्क P और G का है। P माने पैसेंजर और G माने गुड्स। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि पैसेंजर इंजन स्पीड के हिसाब से थोड़ा हल्का और एरोडायनामिक होता है, वहीं दूसरी तरफ मालगाड़ी यानी गुड्स इंजन भारी और विशालकाय होता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जरूरत रफ्तार की नहीं बल्कि उस पूरे भारी लोड को खींचने वाली ताकत की होती है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, द एरा ऑफ स्टीम। एक मजेदार बात यह है कि अभी जो कोड हमने सीखा वो इन पुराने ऐतिहासिक स्टीम इंजन्स पर लागू ही नहीं होता था। इनके तो अपने खुद के अलग क्लास नेम्स होते थे। इस टाइमलाइन से हम समझ सकते हैं कि इनका विकास कैसे क्रमबद्ध तरीके से हुआ। 1903 में BSEA यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ने पहली बार कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन्स पेश किए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लगभग 1927 से
एक्स प्रीफिक्स वाली क्लासेस आने लगी। आगे चलकर वर्ल्ड वॉर II की भारी ज़रूरतों ने हमें अमेरिका और कनाडा से इंजन इंपोर्ट करने पर मजबूर किया और आखिरकार आज़ादी के आसपास W प्रीफिक्स वाले इंजन सेवा में आए, जिसके बाद इन्हें अपने देश में ही बनाने की योजना शुरू हुई। उस बीते दौर का एक बड़ा ही शानदार उदाहरण है XB क्लास का ये लाइट पैसेंजर इंजन। ये उन खास डिज़ाइंस की एक बेहतरीन मिसाल है जो वर्ल्ड वॉर I के बाद ब्रिटिश कंसल्टिंग इंजीनियर्स ने इंडियन गवर्नमेंट के लिए तैयार किए थे। इनकी बनावट को देखकर ही उस वक्त की खूबसूरती और मैकेनिकल तकनीक साफ झलकती है। तो अब वक्त है हमारे चौथे हिस्से का, डीजल पावर टेक्स ओवर। जैसे जैसे समय बदला, तकनीक ने भी करवट ली। भाप और कोयले की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता डीजल ने ले ली थी। और यहाँ आगे आता है भारत के रेलवे इतिहास का शायद सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा, WDM-2। 1962 में अमेरिका के एल्को कंपनी के एक प्रोटोटाइप पर आधारित ये इंजन देखते ही देखते भारत की पटारियों का सबसे बड़ा वर्कहॉर्स बन गया। इसकी असाधारण लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस क्लास के लगभग 2700 से ज्यादा इंजन्स बनाए गए, जिन्होंने कई दशकों तक इस देश को आपस में जोड़े रखा। और डीजल इंजन्स का सफर बस वहीं रुक नहीं गया। आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के कमाल को देखिए। ये है WDG-5। इसे महाभारत के शक्तिशाली पांडव के नाम पर भीम बुलाया जाता है, और सच कहूं तो ये नाम इस पर बिल्कुल परफेक्टली सूट करता है। ये एक 5500 हॉर्स पावर का विशालकाय फ्रेट इंजन है। ये ना सिर्फ बेहद ताकतवर है, बल्कि इसके अंदर मॉडर्न TFT डिस्प्लेज और आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम्स जैसी कटिंग एज टेक्निक पूरी तरह से मौजूद है। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें भाग पर, द इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन। डीजल के बाद हमारे रेलवेज के वर्तमान और भविष्य को इलेक्ट्रिक तकनीक ने पूरी तरह रोशन कर दिया। आज यही हमारी नेटवर्क की असली रीढ़ की हड्डी है। पर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन्स की शुरुआत कोई नई बात नहीं है। 1928 में स्विट्जरलैंड में बने इस WCP-1 इंजन को देखिए, जिसे सर रॉजर लमली नाम दिया गया था। ये भारत के सबसे शुरुआती इलेक्ट्रिक इंजन्स में से एक था। ये स्पेसिफिक इंजन DC यानी डायरेक्ट करंट पावर पर चलता था। इसकी डिज़ाइन सच में उस पुराने दौर के इलेक्ट्रिक सपनों की तस्वीर दिखाती है। अब शुरुआती इलेक्ट्रिक रेलवेज के सामने एक बड़ी टेक्निकल उलझन थी। ऐतिहासिक तौर पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 1500 वोल्ट DC पावर का इस्तेमाल हो रहा था, जबकि बाद में पूरे देश में 25 किलोवोल्ट AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो पटरियां भले एक हों, पर बिजली दो तरह की थी। इस टेक्निकल फर्क को दूर करने के लिए इंजीनियर्स को एक क्लेवर सॉल्यूशन निकालना पड़ा, और इस तरह आए CA कोड वाले इंजन्स यानी ड्यूअल ट्रैक्शन लोकोमोटिव्स, जो AC और DC दोनों पर चल सकते थे, ताकि मुंबई आते जाते वक्त इंजन बदलने की कोई झंझट ना रहे। और अगर आज इस इलेक्ट्रिक क्रांति की सबसे बुलंद और शानदार तस्वीर देखनी हो तो वो है VAP-7। AC ट्रैक्शन के दौर में इंजीनियरिंग ने वाकई एक जबरदस्त छलांग लगाई है। ये एक प्योर पैसेंजर इंजन है जो 6250 हॉर्स पावर की असीम ताकत पैदा करता है। आज देश की लगभग सबसे तेज और सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन्स को हवा की रफ्तार से खींचने का काम यही एक इंजन पूरी आसानी से करता है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठवें भाग पर, प्रिजर्विंग रेलवे हेरिटेज। इन आधुनिक हाई स्पीड विशालकाय इंजन्स के दौर में हमने अपने इतिहास को भुलाया नहीं है। भले ही आज स्टीम इंजन्स हमारी रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा ना हो, लेकिन रेवाड़ी स्टीम शेड जैसी जगहों पर इन्हें आज भी बड़े प्यार से संजोया गया है। और ये बस म्यूजियम में रखे शोपीस नहीं है। रेवाड़ी में आज भी 1855 में बनी वो मशहूर फेरी क्वीन मौजूद है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारत अपने अद्भुत रेलवे इतिहास पर कितना गर्व महसूस करता है। हेरिटेज को बचाकर रखने का एक रोचक उदाहरण आप नीलगिरी माउंटेन रेलवे के इन आंकड़ों में साफ देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे ये पुराने इंजन्स समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। 1918 के जो स्विस मॉडल्स कोयले पर चलते थे, आज बिल्कुल वैसे ही नए इंजन्स भारत की अपनी सेंट्रल वर्कशॉप्स में तैयार किए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के प्रदूषण नियमों यानी पोल्यूशन नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए इन पुराने डिज़ाइंस को अब फर्नेस ऑयल और हाई स्पीड डीजल पर ट्रांजिशन किया गया है। हेरिटेज और मॉडर्न लॉजिक का इससे बेहतरीन संगम और क्या हो सकता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं। यह एक ऐसी विशाल कहानी है जो 1851 की एक छोटी सी मिट्टी ढोने वाली ट्रेन से शुरू हुई और आज 6000 प्लस हॉर्स पावर वाले आधुनिक लोकोमोटिव्स तक जा पहुंची है।
इंजन कोड्स की इन खुफिया अक्षरों ने विकास की इस पूरी कहानी को अपने अंदर समेटा हुआ है। बस एक पल के लिए सोचिए, जिस तेजी से आज तकनीक बदल रही है, आने वाले कल की ट्रेन्स को परिभाषित करने के लिए इन कोड्स में आखिर कौन से नए अक्षर जुड़ जाएंगे। ये वाकई में एक विचार करने योग्य बात है। इस अद्भुत और जानकारी से भरे सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।